हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन ये है कि जो रेंटिडिन दवा होती है वो आयरन डेफिशिएंसी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी क्यों कॉज करती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक रेंटिडिन दवा खाता है तो उसके शरीर में आयरन की कमी हो जाती है और विटामिन B12 की कमी हो जाती है। इसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है, उस रीज़न के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ तो ये डिस्कस करेंगे और दूसरी चीज़ ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पेट के अंदर छाले क्यों हो जाते हैं और हमारी आंत के अंदर छाले क्यों हो जाते हैं। जो पेट के अंदर छाले होते हैं उनको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं और जो आंत के अंदर होते हैं उनको ड्यूडेनल अल्सर बोलते हैं। तो इसका भी रीज़न हम फाइंड आउट करेंगे कि जो ये अल्सर होते हैं, जो ये छाले होते हैं, ये क्यों हो जाते हैं, इसका रीज़न क्या होता है। तो आज की वीडियो में ये जो दो क्वेश्चंस हैं इनका रीज़न मैं आपको देने वाला हूँ, इनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। अगर आप एक स्टूडेंट हो, या तो फार्मेसी कर रहे हो आप, ठीक है, या फिर मेडिकल लाइन से कुछ भी चीज़ आप कर रहे हो, BSc नर्सिंग कुछ भी, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये वीडियो आपको कंप्लीट देखनी चाहिए, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपको यहाँ पे रीज़न समझ में आएगा, एग्जैक्ट रीज़न, ठीक है, और उसको आप रिलेट कर सकोगे। कहीं ना कहीं आप आपकी फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ोगे ये, ठीक है, इसलिए आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। HAP और फार्माकोलॉजी का कंबाइन करके यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आप कोई स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, तो आपको भी ये समझने की कोशिश करनी है कि मैं क्या समझा रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से फुल ट्राई करूँगा कि आप सबको समझ में आए, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको ये टॉपिक लग रहा है कि मेरे समझने लायक नहीं है तो आप यहीं पे वीडियो को छोड़ सकते हो, क्योंकि ये वीडियो लंबी भी होने वाली है और थोड़ी सी डिटेल में मैं ये जो चीज़ें हैं ये डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो नहीं देखनी आ गई यहीं पे छोड़ सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों जो क्वेश्चंस थे उनका रीज़न फाइंड आउट करने का मैं आपको बताता हूँ कैसे, ये क्या रीज़न है उनके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या रीज़न है उनके। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब समझाता चला जाऊँगा, आपको सिर्फ समझना है, लास्ट में आपको अपने आप कंक्लूजन मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए रेंटिडिन जो दवा होती है ना, जो ये दवा होती है, सबसे पहले तो ये देखिए काम कैसे करती है, ठीक है। जैसे कि किसी की पेट में एसिडी है, एसिडिटी क्यों होती है, उसके पेट में एसिड ज़्यादा बन चुका होता है इसलिए एसिडिटी होती है। और वो पेशेंट क्या है, रेंटिडिन खा रहा है, बिना डॉक्टर की सलाह के रेंटिडिन खाए जा रहा है, बहुत ज़्यादा दिन हो गए खाए जा रहा है वो। अब उसके शरीर में आयरन डेफिशिएंसी होगी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी होगी। अब जो ये रेंटिडिन है ये क्या करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। जैसे ही कोई पेशेंट रेंटिडिन खाता है तो ये HCl के सिक्रेशन को रोक देती है, तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब HCl के सिक्रेशन को रोकने की वजह से ही HCl सीक्रेट नहीं हो पा रहा है प्रॉपर अमाउंट में, इसी वजह से आयरन डेफिशिएंसी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है। ये तो ऊपर ऊपर से मैंने रीज़न बताया। अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि HCl ना आने की वजह से ये दोनों डेफिशिएंसी किस प्रकार हो जाती हैं। तो चलिए बिल्कुल डिटेल में देखते हैं। देखिए ये हमारा स्टमक है, आपको स्टमक का डायग्राम दिख रहा होगा। हमारे पेट के अंदर HCl सीक्रेट होता है, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखिए, ये हमारा पेट है, पूरा का पूरा स्टमक है। अब ये 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। इस रीजन को कार्डियक रीजन बोलते हैं। इस रीजन को, ये जो येलो येलो कलर में है, इसको फंडस बोलते हैं, और जो ये अलग कलर से दिखाया है इसको बॉडी बोलते हैं, और इस लास्ट के रीजन को पाइलोरस बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो ये रीजन्स होते हैं। अब जो ये फंडस रीजन होता है ना, इसके अंदर 3 तरीके की सेल्स होती हैं। अब वो कौन कौन सी सेल्स होती है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये होती हैं 3 तरीके की सेल। पहली होती है चीफ सेल, दूसरी है ऑक्जेंटिक सेल, तीसरी है गोबलेट सेल। अब जो पहली सेल है जिसको चीफ सेल के नाम से जानते हैं, उसी का दूसरा नाम पेप्टिक सेल भी है और उसी का दूसरा नाम जाइमोजेनिक सेल भी है। तो इसके 3 नाम हैं, ठीक है। अब चीफ सेल का क्या काम है, जो ये सेल है चीफ सेल या पेप्टिक सेल, ये क्या करती है, ये एंजाइम रिलीज करती है,
ठीक है। तो इसका काम होता है एंजाइम को रिलीज करना। कौन कौन से एंजाइम? पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं? दोनों एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। यानी कि जो भी खाना हम खाते हैं उसके बाद वो खाना पेट के अंदर जाता है, उस खाने में प्रोटीन अगर प्रेजेंट होगा तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। ठीक है। तो दोनों ही एंजाइम प्रोटियोलाइटिक होते हैं। प्रोटियोलाइटिक यानी कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। ठीक है। तो ये ऊपर ऊपर से बात मैंने बताई है। फिर दूसरी जो सेल है उसका नाम है ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल दो चीज़ें रिलीज करती है स्टमक के अंदर। पहला तो वो रिलीज करती है एसिड, जिसको हम बोलते हैं HCl। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एक और चीज़ होती है इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल। इसको हम लिख सकते हैं CIF, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। या तो ऐसे लिखो या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल ऐसे लिखो। तो ऑक्जेंटिक सेल दो चीज़ें रिलीज करेगी। पहला तो रिलीज करती है HCl एसिड, दूसरा रिलीज करती है इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल। अब HCl क्या होता है? HCl तो होता है एसिड, ये तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है। ठीक है। और ये जो दूसरी चीज़ है ये क्या होती है? इसको बोलते हैं कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। अब इसका काम क्या होता है? देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। यानी कि जो विटामिन B12 होगी, हमने जो खाना खाया अगर उसके अंदर विटामिन B12 है तो ये जो ये कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर है जो हमारे पेट के अंदर होगा, जो ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा रिलीज किया जाएगा, ये विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। अब बड़े ध्यान से समझिएगा एब्जॉर्ब करने में कैसे हेल्प करेगा। देखिए कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करेगा? विटामिन B12 के साथ, ये मैंने लिख दिया विटामिन B12। ठीक है। कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और जो वो कॉम्प्लेक्स है वो क्या करता है? फिर ब्लड के अंदर चला जाता है। ठीक है। तो ये इस तरीके से जो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर है ये विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में क्या करेगा? मदद करेगा। अब एक ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए रेंटिडिन दवा क्या करती है? HCl के सिक्रेशन को कम कर देती है। अगर HCl का सिक्रेशन कम हो गया तो यानी कि जो ये फैक्टर है कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, इसका सिक्रेशन भी कम हो गया। ठीक है। क्योंकि देखिए जो रेंटिडिन दवा है वो इस सेल पे काम करेगी। ये सेल क्या करती है? ये सेल दो चीज़ें सीक्रेट करती है, पहला HCl, दूसरा कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। अब रेंटिडिन दवा ने ऑक्जेंटिक सेल का काम है सीक्रेशन करना दोनों चीज़ों का। अगर इसका सीक्रेशन कम कर दिया ऑक्जेंटिक सेल का तो जाहिर सी बात क्या है? HCl भी कम हो जाएगा और कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर भी कम हो जाएगा। अब रेंटिडिन दवा ने इन दोनों का सीक्रेशन क्या कर दिया? कम। अगर दोनों का सीक्रेशन कम कर दिया तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। जो ये कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर है ये रिस्पॉन्सिबल है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर ये कम अमाउंट में आएगा तो जाहिर सी बात है विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी कम होगा, और एब्जॉर्प्शन कम होगा तो ब्लड के अंदर विटामिन B12 की क्या होगी? कमी होगी। ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी होगी। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि रेंटिडिन का प्रोलॉन्ग यूज करने से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। एक तो डेफिशिएंसी का रीज़न हमें फाइंड आउट कर लिया, दूसरा है आयरन डेफिशिएंसी कैसे होती है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है। आई होप आपको ये जो पहला रीज़न है वो समझ में आया। ठीक है। दोबारा फिर से मैं बता देता हूँ बिल्कुल शॉर्ट में। देखिए रेंटिडिन का काम होता है HCl के सिक्रेशन को कम करना। यानी कि जो ये ऑक्जेंटिक सेल है ना, डायरेक्ट इस पे काम करती है रेंटिडिन, इसके सिक्रेशन को कम कर देती है। इसके सिक्रेशन में दो चीज़ें होती हैं, पहला है HCl, दूसरा है कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। HCl कम हो गया, ठीक है, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन है ये भी कम हो गया, लेकिन ये हेल्प करता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में। अगर इसका सिक्रेशन कम हुआ तो जाहिर सी बात है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन भी कम होगा, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी होगी। और विटामिन B12 की कमी होने से क्या होगा? विटामिन B12 की कमी होने से परनीशियस एनीमिया होता है। तो एक लाइन में बोलता हूँ शायद आपको समझ में आए, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 इज नोन एज परनीशियस एनीमिया। एनीमिया यानी कि खून की कमी, तो उसको एक स्पेशल टर्म दी है, परनीशियस एनीमिया हो जाता है अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। अब विटामिन B12 की कमी होने से खून की कमी कैसे होगी वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बड़े ध्यान से, विटामिन B12 क्या करता है? विटामिन B12 रिस्पॉन्सिबल होता है, देखिए हमारा जो ब्लड है उसके अंदर तीन तरीके की सेल होती है, RBC, WBC और प्लेटलेट।
आरबीसी क्या है, सबसे पहले तो बनती हैं, बनने के बाद वो मैच्योर होती हैं, मैच्योर होने के बाद वो अपना काम करती है। अब जो विटामिन बी 12 है, देखिए मैंने आगे लिखा हुआ है, विटामिन बी 12 जो है वो आरबीसी के मैच्योरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अगर विटामिन बी 12 की कमी हुई तो यानी कि आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाएंगी, सारी आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाएंगी, तो आरबीसी की कमी होगी। आरबीसी की अगर कमी हुई तो जाहिर सी बात है ब्लड की कमी होगी, और ब्लड की कमी को क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। तो वही हो गया परनीशियस एनीमिया। राइट, आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ें आपको टेक्स्ट फॉर्म में लिखी हुई हैं ताकि आपको क्लियरली समझ भी आए। ठीक है, आगे देखिए अब मैं क्या कहता हूँ आगे। अब ये रीज़न क्लियर हो गया, यहाँ हमारा रेंटिडिन की वजह से विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है, ये रीज़न क्लियर हो गया। दूसरा रीज़न आयरन डेफिशिएंसी, वो अभी थोड़ी देर बाद क्लियर करता हूँ, पहले जो सेकंड रीज़न था वो क्लियर करते हैं। यानी कि हमारे पेट के अंदर या आंत के अंदर अल्सर क्यों होते हैं उसका रीज़न क्लियर करते हैं। अब देखिए, दो सेल के बारे में हमने पढ़ लिया, तीसरी सेल जो हमारे पेट के अंदर होती है, पेट के अंदर ना जो ये फंडस रीजन होता है ना, यहाँ होती है। ठीक है, यहाँ से क्या करती हैं, सिक्रेट करती हैं, यहाँ से एंजाइम सिक्रेट कर दिया, HCl सिक्रेट कर दिया, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट कर दिया, और यहाँ हमारा क्या होता है, ये होता है HCl पूरा का पूरा यहाँ पे। ठीक है, तो फंडस रीजन से नीचे सिक्रेट किया जाता है सब कुछ। ठीक है, अब देखिए तीसरी जो सेल होती है उसका नाम है गोबलेट सेल। गोबलेट सेल का काम होता है म्यूकस को रिलीज करना। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि आपकी जो पेट की अंदर जो लाइनिंग होती है उसको कवर करता है पूरे को। ठीक है, उसकी पूरी लाइनिंग के ऊपर होता है। अब देखिए क्या होता है, मैं दिखाता हूँ। देखिए, जो हमारा पेट होता है ना, अंदर से पूरा जो एरिया होता है ना, पूरी जो स्टमक की वाल होती है, देखिए ये अंदर से आपको ये वाल दिख रही है, ये पूरी की पूरी अंदर से वाल यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर म्यूकस क्या है, चिपका हुआ होता है। म्यूकस की एक लाइनिंग पतली सी लेयर बनी हुई होती है पेट के अंदर। ठीक है, अब जो ये लाइनिंग है ये क्या करती है, म्यूकस का काम होता है HCl से स्टमक को प्रोटेक्ट करना। अब देखिए एक और बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अगर आप कभी लैब के अंदर गए होगे तो लैब के अंदर भी एसिड प्रेजेंट होता है। अगर आप एक एसिड की बूंद अपने हाथ पर डाल लो तो क्या होगा, आपका हाथ जल जाएगा। अब एक बात सोचिएगा, हमारे पेट के अंदर हमारे पेट के अंदर HCl है, यानी कि एसिड है, फिर भी हमारा पेट नहीं जल रहा है, फिर भी हमारा पेट डैमेज नहीं हो रहा है। इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न है म्यूकस। म्यूकस एक पतली सी लेयर बनाता है स्टमक के अंदर चारों तरफ। ठीक है, और वो प्रोटेक्ट करता है HCl से स्टमक को डैमेज होने से। ठीक है, तो ये म्यूकस का काम होता है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अब रीज़न समझिए, रीज़न ये था, क्वेश्चन ये था कि अल्सर क्यों होता है, छाले क्यों पड़ते हैं। देखिए, जब म्यूकस और HCl दोनों का जो लेवल है वो इम्बैलेंस हो जाता है तो क्या होता है, अल्सर होता है। अब मान लिया म्यूकस तो कम है और HCl बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो गया, तो HCl बहुत ज़्यादा सीक्रेट होने की वजह से क्या करेगा, म्यूकस तो कम है लेकिन HCl बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे स्टमक में क्या करने लगेगा। देखिए मैं समझाता हूँ फिर से। मान लिया यहाँ पे म्यूकस कम है, ठीक है, और HCl का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा HCl हो चुका है, तो क्या है, अब ये जो म्यूकस है ये नॉर्मल जो HCl का लेवल है उसको तो टॉलरेट कर सकता है, लेकिन HCl का लेवल बढ़ गया है तो जो म्यूकस की लाइनिंग है वो डैमेज हो जाएगी। म्यूकस यहाँ से डैमेज हो गया तो यानी कि जो ये स्टमक की जो लाइनिंग है, जो स्टमक की जो वाल है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, और जब स्टमक की वाल डैमेज होगी तो वहाँ पे अल्सर कोज होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो सीधा सीधा सा मतलब ये है, म्यूकस और HCl के लेवल में इम्बैलेंस होने की वजह से पेट के अंदर या उसके ड्यूडेनम के अंदर छाले होते हैं। ठीक है, तो फिर वो क्या करता है, HCl जो स्टमक की लाइनिंग है उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, वहाँ पे छाले होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि म्यूकस की मात्रा बहुत कम है और HCl की मात्रा बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और HCl एक एसिड है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पेट के अंदर छाले होते हैं। ओके, अब देखिए, अब एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस यानी कि HCl यानी कि एसिड, जो एसिड है वो क्यों बढ़ता है, ये कुछ रीज़न मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनकी वजह से जो एसिड है वो बढ़ता है। जैसे कि गैस्ट्रिन एक हार्मोन होता है, लोकल हार्मोन, जो हमारे पाइलोरिक रीजन में यहाँ प्रेजेंट होता है, ये
इस रीजन में गैस्ट्रीन हार्मोन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर ये गैस्ट्रीन हार्मोन का लेवल बढ़ गया तो एसिड बढ़ जाएगा। अगर कोई अल्कोहल पीता है, ज़्यादा अल्कोहल पीता है, तो उसकी वजह से भी जो एसिड है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी हमारे पेट के अंदर। कैफ़ीन की वजह से भी पेट के अंदर जो मात्रा है वो बढ़ती है। जो भी हम ड्रग्स, जो भी दवाइयाँ खाते हैं, उनकी वजह से पेट के अंदर जो एसिड की मात्रा है वो बढ़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल एस्प्रिन, ये नेसेट्स ग्रुप की दवा है। हिस्टामाइन की वजह से भी क्या है, HCl का सीक्रेशन इंक्रीज होता है। प्रोटीन डाइट अगर हम ज़्यादा लेते हैं या फिर स्पाइसी फूड जैसे कि हम बर्गर, चाउमीन ये सब खाते हैं, तो इनकी वजह से भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा तीखा भोजन अगर हम खाते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे पेट के अंदर जो HCl का लेवल है वो इंक्रीज होता है। हम चाय पीते हैं, उसकी वजह से भी HCl का लेवल इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर हमारे पेट के अंदर हद से ज़्यादा HCl का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो या तो वो पेप्टिक अल्सर कोज करेगा या वो फिर ड्यूडेनल अल्सर कोज करेगा, यानी कि छाले कोज करेगा। अब अगर हमारे पेट के अंदर छाले हो गए तो पेट के अंदर दर्द होगा। ड्यूडेन में अगर अल्सर हो गए तो वहाँ भी दर्द होगा। फिर आप एक बार अगर अल्सर हो गया तो उसके बाद अगर आप चाय भी पी ली तो चाय पीते ही HCl का लेवल इंक्रीज होगा और वो जो डैमेज हुई है जहाँ से वो लाइनिंग, वहाँ पे इरिटेशन होगी और आपको दर्द होगा। ठीक है, तो ये सब रीजंस होते हैं गैस्ट्रिक एसिड, जो गैस्ट्रिक जूस है उसके बढ़ने की रीज़न है। तो कुछ मैंने ये रीज़न बताए हैं। अब देखिए, एक चीज़ हमने रेंटिडिन पिछली क्लास में डिस्कस की थी, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पेंक्रियाटिक ट्यूमर होती है जिसके अंदर गैस्ट्रीन मैंने बताया एक हार्मोन होता है, अगर इसका इंक्रीज हो गया तो पेप्टिक अल्सर होंगे, तो ये होता है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। तो जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम को अगर सीधा सीधा एक्सप्लेन करूँ तो जो गैस्ट्रीन हार्मोन होता है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। गैस्ट्रीन हार्मोन के लेवल के इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, HCl का लेवल इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से अल्सर होते हैं। ठीक है, तो जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम एक पेंक्रियाटिक ट्यूमर होता है, पेंक्रियाटिक ट्यूमर है जिसकी वजह से गैस्ट्रीन रिलीज इंक्रीज है और उसकी वजह से पेप्टिक यानी कि पेट के अंदर छाले होते हैं। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ मैंने लिखा हुआ है। अब हम लास्ट रीजन समझते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन था वो था कि रेंटिडिन की वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी क्यों होती है, इसका रीज़न हमने देख लिया। दूसरा है छाले क्यों होते हैं हमारे पेट के अंदर या फिर आंत के अंदर, उसका रीज़न हमने देख लिया। HCl यानी कि एसिड की मात्रा बढ़ जाने की वजह से छाले होते हैं, इसका रीज़न हमने देख लिया। ठीक है, अब लास्ट जो रीज़न बचा है वो बचा है कि आयरन की डेफिशिएंसी क्यों होती है रेंटिडिन की वजह से। ठीक है, वो समझते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं, फंक्शन ऑफ HCl। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं पढ़ने से तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहे हैं तो इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, वैसे आप इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, हमारा जो पॉइंट है जो इस टॉपिक से रिलेट करता है वो है जो HCl होता है, जो एसिड होता है, वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमारी ऑक्जेंटिक सेल होती थी जिसको पेराइटल सेल के नाम से जानते थे, ये दो चीज़ें रिलीज करती थी, पहला है HCl, दूसरा है कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर तो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करता था, लेकिन जो HCl होता है ना, HCl जो एसिड है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। अब देखिए वही बात आ गई फिर से सेम। रेंटिडिन क्या करती है, इस सेल के सिक्रेशन को कम कर देती है। अगर इस सेल का सिक्रेशन कम हुआ तो HCl का सिक्रेशन कम होगा और HCl के सिक्रेशन कम होने की वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया तो आयरन की डेफिशिएंसी होगी हमारी बॉडी के अंदर, और आयरन की डेफिशिएंसी को हाइपोक्रोमिक एनीमिया बोलते हैं। हाइपोक्रोमिक एनीमिया, यहाँ भी वर्ड आया एनीमिया, एनीमिया यानी कि खून की कमी। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि खून की कमी होती क्यों है। देखिए, विटामिन B12 जो होता है वो तो RBC को मैच्योर करने में हेल्प करता है। ठीक है, RBC जो बन गई है ना उनको मैच्योर करने में हेल्प करेगा, लेकिन जो आयरन है ना, आयरन वो RBC को बनाने में मदद करेगा। अगर RBC बनी ही नहीं तो मैच्योर कैसे होंगी। तो आयरन मदद करता है RBC बनाने में और विटामिन B12 मदद करता है जो RBC बन गई हैं उनको मैच्योर करने में। ठीक है, ओके, तो दोनों का काम ये होता है। तो अगर
रेंटिडिन ने HCl के सिक्रेशन को, मतलब इस सेल के सिक्रेशन को कम किया है, तो इसका सिक्रेशन कम होगा, इसका सिक्रेशन कम होगा। HCl का सिक्रेशन कम हुआ तो आयरन का सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन कम होगा, और आयरन की कमी बॉडी के अंदर हुई तो जो RBC हैं वो बन नहीं पाएंगी, और RBC का ना बनना क्या है, खून की कमी यानी कि एनीमिया। तो आयरन की डेफिशिएंसी को हाइपोक्रोमिक एनीमिया बोलते हैं, और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को क्या बोलते हैं, परनीशियस एनीमिया। आई होप आपको ये जो रीज़न है ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। तो पूरा रीज़न ये था, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और समझाता हूँ। देखिए, फंक्शन ऑफ HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन आयरन एब्जॉर्प्शन कैसे मदद करता है, इसका रीज़न और समझाता हूँ। थोड़ा सा ये समझाता हूँ कि आयरन कैसे एब्जॉर्ब होता है। देखिए, मान लिया आपने खाना खाया और वो आपके पेट में गया, जो आप खाना खा रहे हो ना उसके अंदर आयरन प्रेजेंट है, लेकिन जो वो आयरन है ना वो इस फॉर्म में प्रेजेंट है, Fe+3 की फॉर्म में प्रेजेंट है। जो ये फॉर्म होती है ना ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकती है हमारी बॉडी के अंदर, ओके। हमारे ब्लड के अंदर जो ये फॉर्म है आयरन की ये नहीं जा सकती है, और यही फॉर्म कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे खाने के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब अगर ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकती है तो क्या करेंगे, आयरन कैसे जाएगा हमारी बॉडी के अंदर, वो कैसे जाएगा, इस फॉर्म को इस फॉर्म में बदलना ज़रूरी है। ये तो होती है नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ये होती है एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ठीक है। Fe+3 जो है वो खाने के अंदर प्रेजेंट होती है, ये आयरन की एक फॉर्म है, ये आयरन की दूसरी फॉर्म है। आयरन की Fe+3 फॉर्म खाने के अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे ही हमने खाना खाया वो हमारे पेट के अंदर जाता है, पेट के अंदर जो खाना है वो एसिड के साथ मिक्स होता है, जैसे ही वो खाना एसिड के साथ मिक्स होता है उस खाने के अंदर जो Fe+3 होता है वो HCl की प्रेजेंस में Fe+2 में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे HCl क्या कर रहा है, आयरन की नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर्म को एब्जॉर्ब रहा है। अब ये जो आयरन है ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, और अब ये हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर ये पहुंच जाएगा, ओके। तो HCl इस तरीके से काम करता है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर HCl का सीक्रेशन कम है तो जो ये Fe+3 है ये Fe+2 में बहुत ही कम अमाउंट में बन पाएगा, और कम बन पाएगा तो हमारी बॉडी में आयरन की कमी होगी, और आयरन की कमी होगी यानी कि हमारी बॉडी में हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा। आई थिंक आपको ये सारा का सारा जो कि दोनों तीनों क्वेश्चंस थे वो सब क्लियर हो गया होगा। मैंने पूरा ट्राई किया आपको समझ में आए, अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो फिर आपकी HAP और फार्माकोलॉजी वीक है, तो वो पहले आपको पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ही आई थिंक आपको समझ में आएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप फिर से इस वीडियो को देखिए अगर आपको समझ में नहीं आई है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कितना समझ आई या कितना समझ नहीं आई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये रीज़न मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट तरीके से हर एक पॉइंट के साथ आपको कंप्लीट कर दिया, आपको समझा दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में बस इतना ही।